हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का सीबीएसई बोर्ड का सप्तरंग 9th लेसन दोन मेणबत्त्या, जिसको लिखा है अनंत आत्माराम कानेकर इन्होंने। मेणबत्त्या मतलब कैंडल्स, दोन मतलब दो, टू कॅन्डल्स। तो स्टुडंट स्टार्ट करतो आहे। स्वाक्षरी घेण्याकरता म्हणून माझ्याकडे त्या दिवशी आलेल्या त्या मुलाने मला खरोखरच मोठ्या पेचात टाकले। स्वाक्षरी मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर लेने आया हुआ उस लड़के ने उस दिन लेखक को बहुत बड़े पेच में डाल के रखा था। पेच मतलब ट्रबल में डाल के रखा था। द्यावी स्वाक्षरी आणि एकदा मोकळे व्हावे म्हणून त्याच्या हातातले पुस्तक घेऊन मी सही करणार तर तो एकदम म्हणाला। लेखक ने सोचा कि उसको सिग्नेचर दे देते हैं और फ्री हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने उसके हाथ से पुस्तक लिया। पुस्तक मतलब बुक लिया और साइन करने ही वाले थे तो इतने में वो लड़का बोला, छे छे मला नुसती स्वाक्षरी नको, माझा एक प्रश्न आहे। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी साइन नहीं चाहिए, मुझे आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मेरे पास एक सवाल है आणि त्याला उत्तर म्हणून 5-6 ओळी लिहून नंतर तुम्ही सही केली पाहिजे। तो उस सवाल का आप पहले जवाब लिखोगे, वो भी 5 और 6 लाइन में, फिर उसके बाद आप उसके नीचे साइन करोगे। तो लेखक पूछते हैं, लेखक मतलब इस लेसन के राइटर पूछते हैं, कसला प्रश्न? मी म्हणालो। कौन सा क्वेश्चन? प्रश्न मतलब क्वेश्चन। मनुष्याच्या आयुष्यातला अत्यंत सुखाचा क्षण कोणता? तो पोरगा गंभीरपणे उद्गारला। लड़के ने पूछा एकदम सीरियस होके, गंभीरपणे मतलब एकदम सीरियसनेस। उसने एकदम सीरियसली पूछा कि इंसान, मनुष्य मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग के ज़िंदगी का, आयुष्य मतलब ज़िंदगी, लाइफ, उसमें सबसे सुखाचा क्षण, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खुशी भरा बहुत खूबसूरत क्षण कौन था? पल कौन सा है? क्षण मतलब मोमेंट। इंसान के ज़िंदगी का खुशी भरा मौका कौन सा है? वो लड़के ने एकदम सीरियसली ये सवाल लेखक को पूछा। या प्रश्नाला एक 4-5 ओळीचं उत्तर लिहा आणि नंतर सही करा। लड़का कहता है लेखक से, इस सवाल का 4-5 लाइन में जवाब लिखना, फिर उसके नीचे अपनी सिग्नेचर करना। लेखक के पास एक लड़का आता है उनकी सिग्नेचर लेने, उनकी साइन लेने। लेखक भी सोचते हैं कि चलो इसको सिग्नेचर देते हैं और अपना फ्री होके अपने काम में लग जाते हैं। लेखक उसके हाथ से बुक लेते हैं तो वो लड़का तुरंत कहता है कि मुझे सिर्फ आपकी सिग्नेचर ही नहीं चाहिए, एक सवाल का जवाब भी चाहिए, उसके बाद आप उस सिग्नेचर करना। और वो सवाल करता है कि इंसान के ज़िंदगी का सबसे सुख भरा, सबसे खुशी भरा क्षण कौन सा है, पल कौन सा है? त्याचा प्रश्न ऐकून मी थक्कच झालो। उसका सवाल सुन के लेखक एकदम सरप्राइज हो गए। थक्का मतलब एकदम उनको समझ में नहीं आया। मी म्हणालो, अरे बाबा, ज्या प्रश्नाचं उत्तर देताना मोठ्या मोठ्या तत्वज्ञानाच्या सुद्धा नाकी न आले, त्या प्रश्नाचं उत्तर तू माझ्याकडे मागतोस। वो लड़के को समझाते हैं कि जिस सवाल का जवाब देते देते बड़े बड़े तत्वज्ञानी मतलब बड़े बड़े फिलोसॉफर भी थक गए, उस सवाल का जवाब तू मेरे से मांग रहा है। काय वेड लागले तुला? मला नाही काय उत्तर देता येत या प्रश्नाचं। पाहिजे तर सही घे आणि जा। तू पागल हो गया है क्या? मुझे तेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना है। तुझे मेरी सिग्नेचर चाहिए तो ले, नहीं तो चले जा। तत्वज्ञानाची मतं मला नको आहेत, तो म्हणाला। उसने कहा, तत्वज्ञानाची मतं मला नको आहे, मुझे सिखाओ मत, मुझे तत्वज्ञान, मुझे फिलॉसॉफी मत दो। तुमच्यासारख्या लोकांचीच हवी आहेत, तुम्हाला काय वाटेल ते लिहा, आपको जो लगता है वो आप लिखो,
आपको जो चाहिए आप लिखो. ही पहा, पुष्कळ लोकांनी या प्रश्नाची उत्तरं लिहिली आहेत. ये देखो, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब लिखा है. मी नाही त्यांच्या इतका शहाणा, मी त्रासून म्हणालो. लेखक इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है. त्रासून म्हणालो मतलब चिढ़ के कहते हैं कि मैं इतना उनके जैसा होशियार, शहाणा मतलब मैं उनके जैसा होशियार नहीं हूँ. मला खरंच काही सुचत नाही. काय थट्टा आहे काय, अशा प्रश्नाचं ताबडतोब उत्तर द्यायचं म्हणजे. सच में मुझे, लेखक कहता है कि सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये कुछ मजाक है क्या? और ऐसे तुरंत इस सवाल का मैं कैसे तुझे जवाब दूँ? आत्ताच देऊ नका, तो काकुळतीस येऊन म्हणाला. अभी मत दो. काकुळती से मतलब एकदम वो रिक्वेस्ट करने लगा कि उसने कहा कि अभी मत इस सवाल का जवाब दो. ही चोपडी इथेच राहून द्या. ये जो मेरी बुक है इधर ही रहने दो. मैं उद्या येतो, परवा येतो, तुम्ही सांगाल तेव्हा येतो. मैं कल आता हूँ. उद्या मतलब कल, टुमारो. परवा येतो मतलब डे आफ्टर टुमारो, परसों आता हूँ. तुम्ही सांगाल तेव्हा येतो. जब आप कहोगे तब मैं आऊँगा. त्या हुशार छोकऱ्याच्या पाणीदार डोळ्यात इतकी कळकळ दिसत होती की मला नाही म्हणवेना. वो लड़का बहुत होशियार था. उसके आँखों में लेखक को एक अजीब सी कड़कड़ दिसत होती, मतलब एक क्यूरियोसिटी दिख रही थी. मुझे उसको ना बोलना आया ही नहीं. बरं बरं, ठेवून दे ती चोपडी इथे, मी म्हणालो. आणि उद्या परवा. ठीक है, इस चोपड़ी को, इस बुक को यहाँ रख दे और कल नहीं तो परसों आ जा. उस लड़के के आँखों में एक अजीब क्यूरियोसिटी थी और कुछ जान के लेने की एक कड़कड़ थी, एक बेचैनी थी. तो लेखक को उसकी ये बेचैनी आँखों में दिखाई दी. तो लेखक कहता है कि ठीक है, तेरी बुक यहाँ रख दे और तू कल या परसों आ जा. त्या दिवशी दुपारपर्यंत मी कामात असल्यामुळे त्याच्या प्रश्नाचा विचार करायला मला वेळच झाला नाही. उस दिन मैं काम में बिजी था, इसके लिए दोपहर तक, दोपहर मतलब दोपहर तक, मुझे उस सवाल का जवाब ढूंढने में या सवाल के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिला. पण त्यानंतर संध्याकाळी एकामागून एक 3 प्रसंग घडले. लेकिन शाम को मेरे साथ 3 चीज़ें हुई. 3 ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, एक के पीछे एक. ते मात्र माझ्या मनात घोळत असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरताच घडले असे आता मला वाटते. जो 3 प्रसंग मेरे साथ हुए, जो 3 बातें मेरे साथ हुई, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सवाल का जवाब देने के लिए हुई थी. खूप श्रीमंत असलेल्या माझ्या ओळखीच्या एका गृहस्थाकडे काही करता मी गेलो. तो घरी नव्हता. त्याची बायको चिंतातूर चेहरा करून बसली होती. बहुत अमीर ऐसा लेखक का एक जान पहचान वाला था. ओळखीचा मतलब पहचान वाला, जान पहचान वाला. गृहस्थ मतलब एक इंसान, एक आदमी, बहुत अमीर आदमी लेखक का एक पहचान वाला था. उसके घर पे लेखक कुछ काम के वजह से गए तो वो घर में नहीं था. लेकिन उसकी बीवी चिंताचूर चेहरा करून बसली होती. लेकिन उसकी बीवी बहुत टेंशन में बैठी हुई थी. चिंतातूर मतलब बहुत टेंस बैठी हुई थी. काय हो, कुठं गेले, मी विचारले. लेखक उनकी वाइफ को पूछते हैं, बायको मतलब वाइफ, की कहाँ गए. तो नवीन जर्मन डॉक्टर आला आहे ना, त्याच्याकडे गेलेत. मी जा म्हणून आग्रह करून पाठवलं त्यांना, ती म्हणाली. उस औरत ने कहा कि जर्मन डॉक्टर आए हुए, एक नए जर्मन डॉक्टर आए हुए हैं, वो वहीं पे चले गए हैं. मैंने उनको आग्रह मतलब फोर्स करके जबरदस्ती वहाँ भेजी हूँ. म्हणजे काय झालं, मी म्हणालो. लेखक पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ. अहो काय नी काय, त्यांच्या मागील एक काळजी जाते तो दुसरी लागते. अहो पूछो मत. अहो काय नी काय मतलब पूछो मत. उनके पीछे एक ना एक काळजी, एक ना एक चिंता लगी रहती है. काळजी मतलब फिकर, चिंता. खडकीच्या बंगल्याची राखण करायला पठाण ठेवला, तो पठाणच चरूळ करून पळाला. खड़की एक पूना में एक शहर है, वहाँ पे उनका बंगला था. बंगल्याची राखण, बंगला था. उस बंगले का
राखण करने के लिए, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए पठान रखा था। लेकिन उस पठान ने ही चोरी करके, बंगले के अंदर चोरी करके वो पठाण भाग गया. ते तुम्हाला माहीतच आहे. ती भानगड संपली नहीं तो आता इन्कम टैक्सची केस उभी राहिली आहे. आपको तो पता ही था कि पठान बंगले में चोरी करके भाग गया. अभी वो भानगड़, मतलब अभी वो घटना ख़त्म ही नहीं हुई, अभी वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हुई. अभी नई एक केस खड़ी हो गई इन्कम टॅक्स की. त्यांना अलीकडे झोपसुद्धा कशी ती लागत नहीं. हस्बैंड को उनके, वो जो अमीर इंसान था, उनको कब अभी नींद भी, झोप मतलब नींद भी नहीं आ रही थी. अन्न पाण्यावर तर वासनाच नाही. खाना पिना तक उन्होंने छोड़ दिया था. तेव्हा मी म्हटलं, निदान त्या नवीन डॉक्टरांच्या औषधाने तरी जरा बरं वाटेल. इसके लिए मैंने कहा कि जाओ, जर्मन से जो नया डॉक्टर आया है उसके दवाई से आपको अच्छा लगेगा. असं होय, मी म्हणालो. अच्छा अच्छा, लेखक ने कहा. तिथून निघालो तो आगगाडीत बसून मी घरी परत येत होतो. उनके घर से निकला, आगगाडी में बैठा, मतलब ट्रेन में बैठा और घर आ रहा था. मजूर चळवळीत काम करणारा माझा एक जुना मित्र डब्यात भेटला. मजूर मतलब लेबर, चळवळ मतलब उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उनके अंदर एक काम करने वाला मेरा पुराना मित्र, जुना मित्र मतलब पुराना दोस्त मुझे उस ट्रेन के डिब्बे में मिला. खूप आनंदात होता तो. आपलं काम कसं शिस्तीत चाललं आहे. बहुत खुश था वो आदमी, उनका दोस्त. उनका काम किस तरह से शिस्ती में चल रहा है, मतलब कैसा डिसिप्लिन में चल रहा है. शिस्त मतलब डिसिप्लिन में चल रहा है. आणि चळवळीचा कसा जोर वाढतो आहे. और वो जो चळवळ कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, वो कितनी जोर शोर में कर रही है, त्याचं रसभरीत वर्णन तो करीत असता त्याच्या डोळ्यात विलक्षण चमक दिसत होती. ये सब बातें करते हुए उसकी आंखें चमक रही थी. खुशी के मारे उसकी आंखें चमक रही थी. विलक्षण मतलब एक बहुत खुशी की भरी बातों से अपने अपने काम के बारे में बताते वक्त उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी. त्याचे डोळे खोल गेले होते. त्याची दाढीही बोटभर वाढली होती. उसकी आंखें नीचे गई थी और उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई थी. डोळे मतलब आंखें. तुझे डोळे किती खोल गेलेत, मी म्हणालो. काय झालं रे तुला. लेखक पूछता है कि तेरी आंखें इतनी अंदर क्यों गई है, क्यों, क्या हुआ तुझे. हट, तो उद्गारला. मला काय झालंय, मी चांगला मजेत आहे. वो कहता है, लेखक का दोस्त, कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो बहुत अच्छे में हूँ, मजे में हूँ. डोळे खोल गेले आहेत की वर आले आहेत ते मला माहीत नाही. मेरी आंखें अंदर गई है या बाहर आई है, मुझे पता नहीं. गेल्या 15 दिवसात आरशात तोंड पाहायला मला वेळच भेटला नाही. 15 दिन से, गेल्या 15 दिवसात मतलब 15 दिन से मैंने आईने में अपना मुंह तक देखा नहीं है. आरसा मतलब आईना, मिरर, तोंड मतलब अपना चेहरा, फेस, मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है. आता दाढीविषयी म्हणशील तर दाढी करायला सध्या आपल्या खिशात पैसे नाहीत बुवा. और अगर दाढ़ी के बारे में पूछ रहा है तो दाढ़ी बनाने के लिए मेरे पास तो पैसा है नहीं. खिशात मतलब पॉकेट में, पैसा है नहीं. इतक्यात परळ स्टेशन आले आणि माझ्याशी हस्तांदोलन करून मोठ्या चैनीत शीळ घालून तो निघून गेला. इतने में बातें करते करते परेल स्टेशन आ गया. मुझे शेक हैंड, हस्तांदोलन मतलब शेक हैंड करके, मेरे हाथ में हाथ मिला के वो बहुत खुशी खुशी, चैनीत मतलब बहुत खुशी खुशी, शीळ मतलब सीटी मार के निकल गया. ट्रेन से उतर गया. सीटी मारते मारते ट्रेन से निकल गया. एकामागून एक घडलेल्या या दोन प्रसंगाचे मला मोठे आश्चर्य वाटत होते. मेरे साथ एक ही वक्त पे दो घटनाएं घटी थी और उस घटनाओं के लिए मुझे बहुत सरप्राईज भी लग रहा था. स्वतःच्या अपरंपार सुखात आणखी भर घालण्याकरता इन्कम टॅक्स चुकवून
15 लाखांचे 16 लाख करण्याकरता जीव पाखडणारा, खुद के अपरंपार मतलब बहुत सारी चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें है, सुखात मतलब ऐशो आराम की चीज़ें बहुत है घर पे ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उसके अंदर और ज़िंदगी में ऐशो आराम लाने के लिए इनकम टॅक्स बचा रहा था उनका एक दोस्त. 15 लाखाचे 16 लाख करण्याकरता जीव पाखडणारा. इनकम टैक्स बचाने के लिए वो 15 लाख का खर्चा 16 लाख दिखा रहा था और उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा था. जीव पाखडणारा मतलब जद्दोजहद करने वाला. आणि ठिकठिकाणाच्या अनेक बंगल्यात हजारो रुपयांचे फर्निचर धूळ खात पडलेले असताना और अलग अलग बंगलों में, ठीक ठिकानी मतलब अलग अलग जगह पे अनेक बंगले थे उसके, ठीक अलग अलग जगह पे बहुत सारे बंगले थे उसके. उन बंगलों में जो फर्नीचर था वो धूल मिट्टी से भरा हुआ था, क्योंकि उस बंगलों में उसका दोस्त जा ही नहीं पा रहा था. उसके इतने सारे बंगले अलग अलग जगह पे थे, तो वो सब बंगलों में जा नहीं पा रहा था, तो वहाँ का फर्निचर धूल खा रहा था. धूळ खात पडलेले असताना खडकीच्या बंगल्यातील 4 खुर्च्या टेबले पठाणाने पळवली. म्हणून काय हाल खाणारा आमचा हा श्रीमंत दोस्त दुःखी आणि चिंताग्रस्त. हर एक बंगले में धूल मिट्टी खाता हुआ फर्नीचर छोड़ के, उसकी फ़िक्र करना छोड़ के, खड़की के जो बंगले में जो 4 टेबल खुर्ची पठान ने चोरी की, उसके लिए दुख करने वाला लेखक का बहुत अमीर दोस्त, चिंताग्रस्त दोस्त, दुःखी दोस्त और MA झाल्यावर घरी घालत असलेल्या लठ्ठ पगाराच्या नोकरात लाथाडणारा और MA करने के बाद भी घर में चल के आई हुई मतलब आराम से मिली हुई बहुत बड़े पगार की, लठ्ठ पगार मतलब ज़्यादा सैलरी की नौकरी लाथाडणारा मतलब उसको ना बोलने वाला और कधी काळी दलित जनता स्वतंत्र होऊन सुखी होईल म्हणून स्वतःच्या सुखाची यत्किंचितही पर्वा न करता. और एक ज़माने में, कधी काळी मतलब एक वक्त में, एक ज़माने में दलित जनता जो लोअर कास्ट रहती है, दलित जनता, उनको स्वतंत्र करने में जो सुख उसको मिल रहा था, ऐसे लोगों को स्वतंत्र करने में, फ्री करने में अपने खुशी की यत्किंचित ही परवाह, यत्किंचित मतलब थोड़ी भी परवाह न करते हुए लोगों के खुशी के लिए खाना छोड़ने वाला, उपासी मतलब खाली पेट रहने वाला या फिर आधा पेट रहने वाला और इधर उधर भटकने वाला लोगों के खुशी के लिए, दलित जनता के खुशी के लिए हा कॉम्रेड मजेद आणि सुखी. और दूसरा उनका दोस्त, एक दोस्त जो पैसा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, फिर भी अपने ऐशो आराम के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. हर एक जगह पे बंगले हैं, उस बंगले में फर्नीचर धूल मिट्टी खा रहा है, लेकिन खड़की के बंगले में जो चोरी हुई उसका फ़िक्र करनारा लेखक का बहुत अमीर दोस्त. और दूसरी जगह पे बहुत बड़ी पगार, बहुत बड़ी सैलरी वाली नौकरी छोड़ के MA किया हुआ उनका दोस्त, जो लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, दलित जनता को स्वतंत्र करने के लिए भागदौड़ करने वाला उनका दोस्त, जो ना खाना खा रहा है ना सही से जी रहा है, ऐसा उनका दोस्त. और वो दोस्त जो बहुत मज़े में है, और जो अमीर दोस्त जो ऐशो आराम में है लेकिन बहुत फ़िक्रमंद है. ना उनको खाने की फ़िक्र है, ना उनको खाना अच्छा लगता है, ना उनको नींद आती है. आणि MA झाल्यावर घरी चालत आलेल्या लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या लाथाडणारा आणि कधी काळी दलित जनता स्वतंत्र होऊन सुखी होईल म्हणून स्वतःच्या सुखाची यत्किंचितही पर्वा न करता इतरांच्या सुखासाठी कधी उपाशी तर कधी अर्धपोटी वनवन फिरणारा हा कॉम्रेड मजेद आणि सुखी. ये लेखक अपने दूसरे दोस्त के बारे में कह रहे हैं कि ये लेखक का दोस्त MA किया हुआ था, उसके पास अच्छी अच्छी नौकरियां आई थी, लेकिन उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया और दलित जनता के हक को, दलित जनता को
फ्रीडम देने के लिए, उनके हक के लिए वो लड़ाई करता रहा। और कभी वो खाली पेट था तो कभी वो भटकता था यहाँ वहाँ, लेकिन फिर भी बहुत मज़े में था और बहुत सुखी था। हे आणि असे दुसरे विचार करीत मी रात्री घरी परत आलो. ये सोचते सोचते मैं रात में घर में आया तो तीसरा प्रसंग घडला. तो तीसरी बात उनके साथ हुई. मला मेणबत्त्यांच्या थंड प्रकाशात वाचत बसणे फार आवडते. लेखक को मेणबत्ती के मतलब मोमबत्ती के कैंडल्स के लाइट में वाचन करना, रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था. म्हणून खुर्चीवर उभा राहून फळीवरल्या मेणबत्त्या मी शोधू लागलो. इसलिए लेखक खुर्ची पे खड़े रह के, खुर्ची मतलब चेयर पे खड़े होके ऊपर जो मेणबत्ती थी उनको ढूंढने लगे. एक मेणबत्ती संबंध जळून गेलेली होती. एक मोमबत्ती पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी. मेणबत्ती कशी क्वचितच जळते. मोमबत्ती हम लोग बार बार नहीं लगाते, कभी कभार ही लगाते. तिचे अस्तित्व दाखविना करता पुरता फक्त पैशा एवढा मेणाचा अवशेष शिरला होता. एक मोमबत्ती तो पूरी तरह से ख़त्म हुई थी और एक मोमबत्ती थोड़ी सी शिल्लक थी. शिल्लक मतलब बाकी थी. दुसरी मेणबत्ती कित्येक दिवस फळीवर धूत खात पडल्यामुळे मुंग्या झुळांनी ती संबंध कुरतडून अजिबात निरुपयोगी केली होती. दूसरी जो मोमबत्ती थी वो धूल मिट्टी में पड़ने की वजह से, उसके ऊपर मूंगी आने की वजह से, झुरड़ा आने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी थी. लेखक को मोमबत्ती के लाइट में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने चेयर पे खड़े होकर मोमबत्ती ढूंढने लगे. एक मोमबत्ती पूरी तरह से जल गई थी. थोड़ा सा उसका अवशेष मतलब थोड़ा सा हिस्सा बाकी था. शिल्लक था मतलब बाकी था. दूसरी जो मोमबत्ती थी वो धूल मिट्टी में रहने के वजह से उसके ऊपर मूंगी मतलब चींटियाँ और झुरड़ मतलब कॉकरोच आने की वजह से वो पूरी तरह से खराब हो गई थी. निरुपयोगी मतलब पूरी तरह से यूजलेस हो गई थी. त्याच्या स्थितीत पडलेल्या त्या दोन मेणबत्त्या पाहून का कुणास ठाऊक मला थोडेसे हसू आले. उन दोनों मोमबत्ती को देख के लेखक को पता नहीं क्यों लेकिन हंसी आ गई. आणि दुसऱ्याच क्षणी एक चमत्कारिक विचार माझ्या डोक्यात आला. और दूसरे ही पल एक चमत्कारिक विचार मतलब एक अजीब सा ख्याल उनके दिमाग में आ गया. ज्या दोन माणसांचा मी विचार करीत होतो ती दोन माणसं या मेणबत्त्यांसारखीच आहेत. मैं जो दो इंसानों के बारे में सोच रहा था, जो मेरे दोनों दोस्तों के बारे में सोच रहा था, वो दोनों मेरे दोस्त इन दो मोमबत्तियों की जैसे ही है. आपला जीव निर्धोक ठेवण्यात, स्वतःच्या सुखाची राखण करण्यात गुंतून पडलेल्या एकाच्या आयुष्य कुरतडले जात आहे. एक मेरा दोस्त इसी मोमबत्ती की तरह से अपने आप को बचा के रखने, अपनी जीव को, अपनी ज़िंदगी को निर्धोक ठेवण्यात, अपनी जान बचाने के लिए, स्वतःच्या सुखाची राखण करण्यात और अपने आप को ही सुखी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुरतड़ने वाला उनका एक दोस्त है. अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से बर्बाद करने वाला उनका एक दोस्त है. आणि इतरांना मंद सुखकर प्रकाश देत असलेल्या दुसऱ्याची जीवनजोड झळत राहिलेली आहे. और दूसरा दोस्त जो दूसरों को खुशी देने के लिए, मंद सुखकर प्रकाश दूसरों को खुशी देने के लिए जो जीवन जो जला रहा है वो उनका दूसरा दोस्त है. समजा या मेणबत्त्यांना जीव नसता तर आपला कुणालाच कसलाच उपयोग झाला नाही. अगर इन मोमबत्ती के अंदर जान होती तो उनका किसी को कुछ भी फायदा नहीं होता. आपले आयुष्य कुजून गेले हा दुःखमय विचार करता मरता मरता एकीच्या मनात आला असेल. अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गई. आयुष्य कुजून गेले मतलब अपने आयुष्य ऐसे ही बर्बाद हो गया. ये दुःखमय विचार, ये सोचते सोचते, ये दुखी विचार करते करते एक मोमबत्ती तो मर गई आणि आपल्या जीवनाचे सार्थक झाले. शेवटच्या घटकेपर्यंत आपण साऱ्यांना प्रकाश दिला. और एक मोमबत्ती सोचती थी कि मैंने अपने ज़िंदगी से दूसरे का भला किया, लास्ट पल तक दूसरों को प्रकाश दिया. या सुखदायी तंद्रीत त्या दुसरीच्या आयुष्यातला शेवटचा क्षण संपला असेल. और ये सोचते सोचते वो जलते जलते अपने आप को ख़त्म कर देती है. या सुखदायी तंद्रीत मतलब ये सुख भरा, ये खुशी भरा तंद्री मतलब विचार करते करते वो दूसरी मोमबत्ती का अंत हुआ होगा.
मनुष्याच्या आयुष्यातला अत्यंत सुखाचा क्षण कोणता, या प्रश्नाचे उत्तर त्या मुलाला पाहिजे होते, नहीं का? मनुष्य के ज़िंदगी का, इंसानों के ज़िंदगी का सबसे सुख भरा पल कौन सा है? इस सवाल का जवाब उस लड़के को चाहिए था. मिळाले मला उत्तर, और उसका जवाब लेखक को मिल गया था. मनुष्याच्या आयुष्यातला अत्यंत सुखाचा क्षण म्हणजे हा अशा प्रकारचा शेवटचा क्षण. मनुष्य के ज़िंदगी का खुशी भरा पल मतलब ये जो लास्ट में उसकी ज़िंदगी का जो शेवटचा क्षण आता है वही होता है. जिस तरह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, खुशी से, चिंता से, दूसरों को खुश रखने करते हुए, वही उसके ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है. इंसान के ज़िंदगी का सबसे सुख भरा पल है तो वो है दूसरों की ज़िंदगी को खुश रखने का, दूसरों के लिए लड़ने के लिए, उनकी फ़िक्र करने के लिए जो ज़िंदगी बिताता है वही उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है. टेबलावर पडलेली त्याची चोपडी मी घेतली आणि त्यावर लगेच खरडले, हा खरा सुखाचा क्षण. स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यासाठी जगलास तर जगलास. लेखक ने तुरंत उस लड़के की बुक उठाए और उस पर लिखे, हाँ खरा सुखाचा क्षण. सच में यही एक रियल में एक खुशी का पल है. स्वतःसाठी खुद के लिए अगर जिया तो मर गए, लेकिन अगर दूसरों के लिए जिए तो जी लिए. सिर्फ अपने आप के लिए जीने से हम लोग जल्दी मर जाते हैं और अब हमें कोई याद भी नहीं करता, ना हमें कोई दुआएं देता है. अगर हम लोग दूसरे के लिए जीते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनकी खुशी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे जाने के बाद भी हमें अच्छी यादों में याद किया जाता है और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा पल होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना. थैंक यू.